हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इंडिया चैनल। स्टडी इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। करंट इशू एनालिसिस में आज हम बात करेंगे G7 के बारे में। और G7 के बारे में ये हाल ही में न्यूज़ में था। हमारे प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि आप भी G7 में इंक्लूड हो जाए, और वो चाहते हैं कि जो G7 है वो G10 या G11 में बन जाए। ओके, तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम G7 के बारे में। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन के लिए है, तो देखते हैं कि हमारे पॉइंट टू डिस्कशन आज क्या क्या है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात हम थोड़ा बहुत कर चुके हैं। उसके बाद जो योम किपोर वार है कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ऑयल क्राइसिस जो 1973 का हुआ था उसके बारे में देखेंगे। फिर G7 के बारे में, उसकी क्या अचीवमेंट रही हैं और क्या क्रिटिसिज्म रहे हैं। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा असाइनमेंट है, जहाँ पे आपको IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में बताना है। आपको ये बताना है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है। इसके अलावा इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व साइट है उनके बारे में बताना है, जो मेनली 3 साइट हैं उनके बारे में बताना है, और कौन कौन सी प्रपोज साइट हैं ये भी आपको बताना है। लास्ट आपके पास असाइनमेंट है कि आपको पुर्तो रिको की लोकेशन बतानी है और ये भी बताना है कि ये किसकी टेरिटरी है। नाउ यहाँ पे देखते हैं योम किपोर वार के बारे में। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मिडिल ईस्ट का मैप बताना चाहता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप थोड़ा बहुत इसके लोकेशन देख लीजिए, कहाँ कहाँ इसकी लोकेशन है, फिर आपको चीज़ें आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। आप सीरिया की लोकेशन देख लीजिएगा, जॉर्डन की लोकेशन देखिएगा, लेबनान की, इजिप्ट की, और जो ये बीच का जो इलाका है जहाँ पे मैंने पेन रखी है ये सिनाइन पेनिनसुला रीजन है। ओके, तो अब आपने मिडिल ईस्ट की अगर अच्छे से एक बार पिक्चर देख ली है तो नाउ आप योम किपोर वार के बारे में समझिए। 1967 में चलते हैं, जहाँ पे 6 डे वार होता है इजराइल का और सम अरब कंट्रीज़ का, जहाँ पे इजराइल जीत जाता है और वो सीरिया से और इजिप्ट से कुछ उनकी जो टेरिटरी है वो अपने कैप्चर में कर देता है। सीरिया से गोलन हाइट को कैप्चर किया जाता है इजराइल के द्वारा, और इजिप्ट से सिनाइन पेनिनसुला को कैप्चर किया जाता है। नाउ आप इनकी थोड़ा बहुत लोकेशन देखिए ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आने लग जाए। देखिए 1967 के वार से पहले गोलन हाइट सीरिया के अंदर आता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोलन हाइट, जहाँ पे मैंने पेन लगाई है। उसके बाद यहाँ पे जो सिनाइन पेनिनसुला जो मैंने पहले भी बताया था आपको, ये पहले इजिप्ट का पार्ट था, बट 1960 के बाद इसको कैप्चर कर दिया गया इजराइल के द्वारा। नाउ आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब देखिए 1966 में जब ये कैप्चर कर दिए गए इजराइल के द्वारा, फिर 1973 में फिर से रिटेलिएट किया जाता है सीरिया एंड इजिप्ट के द्वारा। यहाँ पे योम किपोर वार के दिन लड़ाई होती है, इसलिए इसे योम किपोर वार कहा जाता है। बेसिकली आपको योम किपोर क्या होता है ये समझने के लिए, जूडिज़म में एक हॉलीडे होता है जहाँ फास्ट वगैरह रखा जाता है ज्यूज़ के द्वारा, उसी दिन को योम किपोर वार कहा जाता है। इसके अलावा इसको रमज़ान वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये वार लड़ी गई थी, जो मुस्लिम मंथ होता है रमज़ान का, उस टाइम पे ये वार लड़ी गई थी, और इसको अक्टूबर वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अक्टूबर के मंथ में लड़ा गया था। तो ये कहीं ना कहीं 18 दिन का वार चला था इन दोनों के बीच में, और फिर उसके बाद इन निगोसिएशन टेबल, ये सारे के सारे एक निगोसिएशन टेबल पे आए थे। ओके, तो इस तरीके से योम किपोर वार 1973 में हुआ था, आपको ये याद रखना है। उसके बाद क्या होता है कि जो अरब कंट्रीज़ थी, जो ओपेक की मेंबर थी अरब कंट्रीज़, उनके द्वारा ऑयल एम्बार्गो लगाया जाता है। ओके, ऑयल एम्बार्गो का क्या मतलब होता है कि उनके द्वारा जो अरब कंट्रीज़ थी, जो ओपेक की मेंबर थी, उनके द्वारा ऑयल एम्बार्गो लगाया जाता है, इन द सेंस कि ये जो ऑयल का जो एक्सपोर्ट होता है, जो डेवलप्ड कंट्री है उन पे रोक लगा देती है। क्योंकि कहा जाता है कि जो इजराइल जब वार हुआ था 1973 में, तो कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड स्टेट था उसके द्वारा मदद की गई थी इजराइल की, ताकि वो इजराइल वार जीत सके। इसलिए इनके द्वारा यहाँ पे ऑयल एम्बार्गो लगाया जाता है, और इस टाइम पे फिर ऑयल क्राइसिस हो जाती है, और इसी को कहा जाता है ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973। ओके, तो ये थोड़ा बहुत हमने हिस्ट्री जानी कि ऑयल क्राइसिस क्या था 1973 का। अब नाउ हम समझते हैं कि G7 क्या है और G7 की रिलीवेंस क्या है। नाउ आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो G7 की जो कंट्रीज़ हैं, इट इन्वॉल्व 58% ऑफ द ग्लोबल नेट वेल्थ एंड मोर देन 46% ऑफ द ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेस्ड ऑन नॉमिनल वैल्यू एंड मोर देन 32% ऑफ ग्लोबल GDP बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो हमने वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके,
ये थोड़ा बहुत इनके बारे में था, G7 कंट्रीज़ के बारे में। नाउ हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ था। देखिए इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1973 के ऑयल क्राइसिस के वेक में हुआ था। ओके, तो इसीलिए मैंने आपको 1973 के ऑयल क्राइसिस का जो बैकग्राउंड था उसके बारे में समझाया, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। नाउ उस G7 का जो रूट है, इनकी जो इनफॉर्मल मीटिंग होती है फाइनेंशियल मिनिस्टर्स की, जो फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, USA, ग्रेट ब्रिटेन एंड जापान, इन 5 कंट्री की इनफॉर्मल मीटिंग होती है फाइनेंस मिनिस्टर की ऑयल क्राइसिस की वेक में। और उसके बाद जो फ्रेंच प्रेसिडेंट होते हैं उस टाइम के, ये इन कंट्रीज़ को इनवाइट करते हैं। और इन कंट्रीज़ के अलावा एक और कंट्रीज़ जो कि इटली था, इनको इनवाइट करते हैं रोम बुलेट में 1975 में, और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से, अगर इस तरीके से ग्लोबल क्राइसिस होता है तो इस तरीके ग्लोबल क्राइसिस से किस तरीके से हम लड़ा जा सकता है। फिर 1975 में इन सब की जब मीटिंग होती है, उसके बाद 1976 में कनाडा को भी इसमें जोड़ दिया जाता है। ओके, पहले ये G6 था 1975 में। ओके, और उसके बाद कनाडा को, जो इनकी फर्स्ट मीटिंग थी फॉर्मली, जो पोर्तो रिको में होती थी 1976 में, उसमें कनाडा को भी जोड़ दिया जाता है, और फिर ये G7 कहलाता है। ओके, नाउ उसके बाद क्या होता है, 1914 में G7 की जो समिट होती है वो नेपलीज में होती है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो नेपलीज है वो किस कंट्री में है और उसकी लोकेशन क्या है। 1994 में G7 समिट होती है नेपलीज में, और एशिया के जो ऑफिसर होते हैं वो सेपरेट मीटिंग करते हैं G7 कंट्रीज़ के द्वारा, और फिर इस पर्टिकुलर ग्रुप को पॉलिटिकल 8 या P8 कहा जाने लगा, और यह G7+1 कहा जाने लगा। उसके बाद 1997 में रसिया को फॉर्मली इनवाइट किया गया कि आप भी इस ग्रुप का मेंबर बन जाइए। ओके, और 1998 में फॉर्मली जो रसिया था इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। ओके, अब 1998 में जब रसिया इसको इंक्लूड कर देता है, उसके बाद ये G8 बन जाता है। अब समझिए आप G6 बना, उसके बाद G7 बना, और उसके बाद G8 बना 1998 में। ओके, बट 2014 में क्या होता है कि रसिया को सस्पेंड कर दिया जाता है एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया के। ओके, क्योंकि यूक्रेन और रसिया के बीच में टेंशन होती है, और जहां क्रीमिया को रसिया क्या कर देता है, कैप्चर कर देता है, ये एनेक्स कर देता है। उसके बाद 2014 में रसिया को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। नाउ मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि स्टेट ऑफ कर्ज कहाँ पे है, ये आप थोड़ा सा लोकेशन बताइए, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो क्रीमिया के अगल बगल है, तो आपको बताने की इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कहाँ पे है, और ये किन किन सी को जोड़ता है, ये भी आपको बताना है। नाउ आप देखेंगे कि जब 2014 में सस्पेंड कर दिया जाता है रसिया को, तो फिर जो G8 था फिर से G7 बन जाता है। नाउ ये अभी हिस्ट्री थी G7 की, किस तरीके से G7 शुरू से लेकर अब तक जो इसकी प्रेजेंस है G7 किस तरीके से बना था। ना इसकी थोड़ा अचीवमेंट देख लेते हैं कि जो अचीवमेंट रही है, क्या अचीवमेंट रही है G7 की। देखिए G7 ने बहुत सारे फ्रंट पे काम किया है, चाहे वो ग्लोबल क्राइसिस हो, चाहे वो टेररिज्म से लड़ना हो, ओके, या साइबर क्राइम से लड़ना हो, या हेल्थ सेक्टर में काम करना हो, फाइट अगेंस्ट एड्स, TB, मलेरिया। ओके, और कहा जाता है कि जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 2016 में, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं G7 का हाथ था। ओके, तो इस तरीके से इनकी अचीवमेंट कही जाती है, बट अचीवमेंट से ज़्यादा आज की डेट में इसका क्रिटिसिज्म होता है, और कहा जाता है कि इसका कोई भी रिलीवेंस नहीं रहा है। एक तो सबसे पहला जो इशू है, इनके बीच में जो G7 कंट्रीज़ है, इनके बीच में इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा है। प्रेसिडेंट जो ट्रंप है, इनका जो क्लैश चल रहा है अदर मेंबर के साथ, टैक्सेस पे, इंपोर्ट पे, और अदर क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ पे इनके बीच में थोड़ा टेंशन चल रही है। इसके अलावा इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आज की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स है, इसके द्वारा हैंडल अच्छी तरीके से नहीं की जाती है। तीसरा इसका G7 का जो क्रिटिसिज्म है, कहा जाता है, कहा क्या, इसके जो मेंबर है आप देखेंगे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ज़्यादा है, जो कि ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री हैं। ओके, और आज की डेट में जो कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, जैसे चाइना, इंडिया और अदर लैटिन अमेरिका
कंट्रीज़ हैं या साउथ हेमिस्फीयर में जो कंट्री है उनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं है या मेंबर नहीं है। तो इस तरीके से अगर ग्लोबल क्राइसिस होती है तो इनमें इनका जो साउथ हेमिस्फीयर की जो कंट्रीज है इनका मेंबर बनना भी इम्पोर्टेंट है ताकि ग्लोबल क्राइसिस को अच्छे से हैंडल किया जा सके। ओके, कहा जाता है कि जो ग्लोबल क्राइसिस हुआ था 2008 में, इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाई थी G7। ओके, G7 और अदर इंस्टीट्यूशन, इसीलिए G20 का रिलीवेंस उस टाइम पे बन गया था और कहा जाने लगा कि जो एमर्जिंग कंट्री है जैसे इंडिया, चाइना, इन सभी को पार्टिसिपेशन करना चाहिए ताकि जो ग्लोबल लेवल पे जितने भी क्राइसिस होती है, चाहे वो टेररिज्म से हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो, इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए जो G20 कंट्रीज़ है या ग्लोबल एमर्जिंग कंट्रीज़ है इनको भी क्या करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से इसका क्रिटिसिज्म था। तो हमने देखा कि G7 कंट्री कहाँ से फॉर्मेशन हुआ, आज की डेट में इसकी क्या रिलीवेंस है, इसके क्रिटिसिज्म क्या है। मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया है, आई होप आपने कमेंट करके बता दिया होगा। और आज की डेट में जो प्रेजेंट सिनेरियो है, कहा जा रहा है कि G7 कंट्रीज़ को G10 या G11 बना दिया जाए जहां इंडिया को भी इंक्लूड किया जाए। तो इसकी बहुत सारी रिलीवेंस है कि आज इंडिया आज इसमें फिर से शामिल हो इंडिया इसमें अगर शामिल हो जाती है तो इंडिया का क्या रिलीवेंस होगा ग्लोबल लेवल पे, किस तरीके से इंडिया की रिप्रेजेंटेशन होगी। तो बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए, पर हम वो सारी चीज़ें आपको तब बताएंगे फिर जब करंट इशू में वो सारी चीज़ें आएंगी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर द डे। आई होप आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो थैंक यू फॉर द डे।